हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 मई और आज मेरा जन्मदिन भी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिलहाल बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो वो है कृष्णा नदी। अगला, मशहूर अभिनेता इरफान खान जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, इनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? तो वो थी इंग्लिश मीडियम। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और सबसे पहले आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 मई को, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरी दुनिया भर में जितने भी श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है 1 मई को। ओके, अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसकी शुरुआत बेसिकली हुई थी 1886 से, 1886 से। 1 मई को पहली बार यूएसए में मजदूरों ने अपने काम को लेकर के, वर्किंग टाइम को लेकर के, 8 घंटे पर डे के काम को लेकर के धरना दिया था। ठीक है, यूएसए में शिकागो में। फिर हुआ ये कि 4 मई को एक बम फटा और कई मजदूरों की जान चली गई। और फिर उन्हीं के बीच एक संगठन था, समाजवादी अखिल राष्ट्रीय संघ, उसी के द्वारा इन मजदूरों की याद में ये दिन की शुरुआत हुई। तो ये तो था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का इतिहास। अगर पूछा जाए भारत में कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो भारत में ये दोस्तों पहली बार 1 मई 1923 में मनाया गया, 1923 में मनाया गया। एक संगठन भी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई 1919 में, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए नियम कानून बनाने के लिए। तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में जो हेड हैं, चीफ हैं, वो हैं गाय राइडर जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ के काले चावल को GI टैग प्रोवाइड किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मणिपुर के काले चावल को, ब्लैक राइस को GI टैग दिया गया है। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब मणिपुर के काले चावल यानी ब्लैक राइस के साथ साथ दोस्तों 2 और प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। एक तो गोरखपुर के टेराकोटा को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के टेराकोटा को दिया गया है, और दोस्तों तमिलनाडु के कोविलपत्ती कदलाई मिट्टी को दिया गया है। किसे? कोविलपत्ती कदलाई मिट्टी को दिया गया, जो कि तमिलनाडु का है। इन तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या खास चीज़ें हैं। एक तो ब्लैक राइस, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, ये काला चावल है, ये मणिपुर में उत्पादन इसका ज़्यादा होता है, तो उनको दिया गया। गोरखपुर का जो टेराकोटा है, ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। ठीक है, सदियों पुराना एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। इसके लिए यूपी के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र जो था, उसने आवेदन किया था, अप्लाई किया था GI टैग मिलने के लिए, और उसके बाद इसको दिया गया GI टैग। ठीक है, गोरखपुर के टेराकोटा को। और तमिलनाडु के कोविलपट्टी कदलाई मिट्टी के बारे में बात करें तो ये दोस्तों एक नट कैंडी है। साउथ तमिलनाडु में, दक्षिण तमिलनाडु में ये बनाई जाती है। इसे ग्राउंड नट और गुड़ से तैयार किया जाता है। आप लोग खाए होंगे, यूपी में भी मिलता है ये, चिक्की के नाम से। इमेज में आपको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें खास बात यहाँ की ये है कि इसमें कहा जाता है कि वहाँ पर एक नदी है, थामिराबरानी नदी। तो थामिराबरानी नदी का पानी इसमें मिलाया जाता है, और ऐसा माना जाता है वो पानी मिलने की वजह से ये यूनिक हो जाता है और ज़्यादा स्वादिष्ट भी हो जाता है। तो कोविलपट्टी कदलाई मिट्टी नाम है इसका। क्लियर है? ये तो हो गए अभी जो दिए गए। अभी कुछ ही दिन पहले एक और प्रोडक्ट को मिला था GI टैग, गोवा के कोला चिली को मिला था। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग ये GI टैग होता क्या है। तो GI टैग के बारे में दोस्तों कई बार आपको बताया भी गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी भी उत्पाद को, जब कोई भी उत्पाद इतना ज़्यादा फेमस हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट इतना ज़्यादा फेमस हो जाए कि उस प्रोडक्ट की वजह से वो पूरा पूरा एरिया पहचाना जाना लगे, ठीक है, तो उसे GI टैग दे दिया जाता है। GI टैग देने से कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा यह है कि उसे एक तो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रमोट किया जाता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक यूनिकनेस लाई जाती है, यानी कि वो प्रोडक्ट उसी एरिया का हो जाता है फिक्स, यानी उसका कोई कॉपी नहीं कर पाता है, उसके नाम से कोई नहीं बेच सकता है। ठीक है, जैसे मणिपुर का काला चावल हो गया, तो ये मणिपुरी काला चावल ये फेमस कर दिया गया वहाँ पर, और अब मणिपुरी काले चावल के नाम से कोई और नहीं बेच सकेगा। ठीक है, और एक दाम भी फिक्स हो जाता है, जिससे लोग ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे कुछ फ़ायदे होते हैं GI टैग देने की वजह से, यानी कि उस प्रोडक्ट की पहचान बढ़ाई जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना?
दोस्तों मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश भर में, उसके बावजूद यहाँ पर 18.52 लाख मजदूर लगभग में अभी काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ की। मनरेगा है क्या? मनरेगा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बहुत ही फेमस योजना है और ये कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। पहले इसका नाम था नरेगा, नरेगा यानी कि केवल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, लेकिन बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानिए। इस एक्ट की शुरुआत दोस्तों हुई सितंबर 2005 में। सितंबर 2005 में ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, क्यों लाया गया था? ग्रामीण परिवारों के जो वयस्क नागरिक हैं जो 18+ होंगे उनको 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने के लिए, रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो शुरू में तो ये नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब इसे मनरेगा कर दिया गया उसके बाद धीरे धीरे इसमें लगातार जो सैलरी है, क्योंकि पर डे मिलती है, दिहाड़ी मजदूरी होती है, तो ये धीरे धीरे बढ़ाई जाने शुरू हुई। तो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते वर्तमान में 220 रुपये प्रतिदिन के आसपास ये दिया जाता है। क्लियर है? एक दिन का काम, तो 100 दिनों का काम ये किया जाता है और बहुत ही बड़ी योजना है इंडिया की। तो छत्तीसगढ़ ये बन गया है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य इस योजना के तहत। क्लियर है? बिल्कुल। देख लीजिए छत्तीसगढ़ है कहाँ पर। छत्तीसगढ़ ये रहा मैप में। नया रायपुर यहाँ की राजधानी है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। अनसुईया उइके जी हैं यहाँ की गवर्नर। इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ ये है। छत्तीसगढ़ किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, साथ ही साथ तेलंगाना से, उड़ीसा से और थोड़ा सा ये आंध्र प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? बिल्कुल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग को एंड तक देखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना? तो दोस्तों रामायण कार्यक्रम दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। रामायण प्रोग्राम ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले 2003 में दोस्तों रामायण ने सबसे ज़्यादा देखने वाली, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। और एक बार फिर से अभी 16 अप्रैल 2020 में ही दोस्तों एक ही दिन में पूरी दुनिया में 7.7 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने एक साथ देखा, यानी 77 मिलियन व्यूअर एक साथ थे। ठीक है, रामायण धारावाहिक पर। आपको बता दें दोस्तों कि 1980 के दशक में ये बनाया गया था। इस महाकाव्य पौराणिक गाथा को रामानंद सागर जी द्वारा लिखा गया है और उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट भी किया गया है, यानी इसके डायरेक्टर भी रामानंद सागर जी ही थे। इसके बाद बहुत से सीरियल, बहुत से धारावाहिक आए, इसी स्टोरी पर बेस्ड भी आए, लेकिन इतनी दमदार एक्टिंग और इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ और कोई नहीं चल पाया। तो अभी लॉकडाउन के चलते भारत सरकार ने एक बार दोबारा से इसे चलवाने के लिए, दोबारा से इसे ब्रॉडकास्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट किया था और अब एक बार फिर से इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो रामायण कार्यक्रम जो है दोस्तों ये भगवान राम पर बनी, भगवान राम और उनकी लाइफ पर बनी पूरी सीरियल है, पूरा कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जिसे दुनिया भर के लोग पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक विकास बैंक ने, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। ये बेसिकली शुरू किया गया है MSMEs के लिए। MSMEs के बारे में आपको पता ही होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यानी जो छोटे लघु उद्योग के व्यापारी होते हैं उनके लिए। उनको कोविड-19 महामारी की वजह से जब उनका धंधा, उनका बिजनेस जो ठप पड़ा हुआ है, उनमें कुछ राहत देने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत लोन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा इनको। अब इस लोन को इनको 36 महीनों में चुकाना होगा। ठीक है, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ये दिया जा रहा है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में जानिए। इसका मुख्यालय है धारवाड़, कर्नाटक में, और इसके अध्यक्ष हैं P गोपी कृष्णा जी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार, नया एडवाइज़र कौन बनाया गया? तो दोस्तों शिखा शर्मा को बनाया गया गूगल पे इंडिया का नया एडवाइज़र।
शिखा शर्मा दोस्तों ICICI बैंक में भी काम कर चुकी हैं, 2008 तक ये थी वहाँ पर। उसके बाद इस्तीफा देकर ये एक्सिस बैंक में आई और 2008 से 2018 तक एक्सिस बैंक के CEO के रूप में काम की और एक्सिस बैंक को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गई शिखा शर्मा। तो इनको बना दिया गया गूगल पे इंडिया का नया एडवाइज़र। गूगल पे आपको पता है UPI ऐप है एक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो वर्ष 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार दोस्तों इनमें से दिया जाएगा प्रोफेसर T प्रदीप को। इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में दिया जा रहा है और इनको इनके नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन पर इनकी रिसर्च के लिए दिया जा रहा है प्रोफेसर T प्रदीप को। अभी हाल ही में इनको भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था इसी वर्ष। ठीक है, बात करते हैं निक्केई एशिया पुरस्कार की। निक्केई एशिया प्राइज़ जो है दोस्तों ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में, दूसरा दिया जाता है इकोनॉमी एंड बिजनेस इनोवेशन की कैटेगरी में और तीसरा ये अवार्ड दिया जाता है कल्चर एंड कम्युनिटी यानी कि संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में तो प्रोफेसर T प्रदीप को दिया गया जो कि भारत के हैं। ठीक है, और इकोनॉमी एंड बिजनेस इनोवेशन की कैटेगरी में एंथनी टैन और टेन हुई लिंग को दिया जाएगा। दोनों ही मलेशिया के हैं। मैं फिर से नाम बोल दे रहा हूँ, एंथनी टैन और टेन हेई लिंग, इन दोनों को दिया जाएगा जो कि मलेशिया के हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस इनोवेशन कैटेगरी में। और जो तीसरी कैटेगरी है यानी कल्चर एंड कम्युनिटी की, तो उसको दिया जाएगा राम प्रसाद कदेल को। राम प्रसाद कदेल नेपाल के हैं। तो ये तो रहा निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 का। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में डॉक्टर थंगजाम धवाली को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। दोस्तों अभी हाल ही में जापान द्वारा डॉक्टर थंगजाम धवाली को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर थंगजाम धवाली हैं कौन? ये दोस्तों मणिपुर के एक एलोपैथी डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम यानी MTF के संस्थापक भी हैं ये। अब ये अवार्ड जापान क्यों देता है? तो जापान द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों जापान की संस्कृति यानी जापान की कल्चर और वहाँ के पर्यावरण संरक्षण के प्रचार प्रसार और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो अचीवमेंट होता है उसके लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये जापान द्वारा दिया जाता है तो हम लोग जापान के बारे में जानेंगे। जापान ये रहा मैप में, टोक्यो है यहाँ की राजधानी। यहीं पर दोस्तों होने वाला था 2020 का ओलंपिक खेल, लेकिन अब उसे 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया है और अभी हो सकता है और भी टले या फिर हो सकता है रद्द भी हो जाए अगर कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया गया समय पर। तो जापान को दोस्तों उगते सूर्य का भी देश कहते हैं। ठीक है, उगते सूर्य का देश कहते हैं और इसी के नाम पर इस अवार्ड का नाम पड़ा है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि जापान को ही कहा जाता है उगते सूर्य का देश। शिंजो अबे यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है जापान। जापान हम लोग रिलेट करें तो ये रहा हमारा भारत, ये रहा जापान और ये रहा चाइना। ठीक है, ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बारे में मैंने आपको बताया ही है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इधर जापान सागर। क्लियर है, तो जापान आप लोग मैप में स्थिति समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसे USA की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों अरुण कुमार जी को बनाया गया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच। USA के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल क्रिकेट टीम का इनको कोच बनाया गया है। इन्हें दोस्तों लाया गया है जेम्स पेमेंट के स्थान पर। जेम्स पेमेंट इससे पहले अंतरिम कोच थे USA के, तो उनकी जगह पर अब बनाया गया J अरुण कुमार को। ये कर्नाटक के हैं और IPL जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें किंग्स 11 पंजाब की टीम के ये बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय फुटबॉल के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हो गया दोस्तों। ये भारतीय फुटबॉल के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये कि 1962 में 1962 में इनकी कप्तानी में भारत एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था और 1964 में भी दोस्तों एशियन गेम्स में उप विजेता रही थी भारतीय टीम। चुन्नी गोस्वामी दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे ये। मोहन बागान क्लब के लिए भी खेलते थे और तो और ये क्रिकेट का भी अच्छा इनको नॉलेज था, क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे और इस वजह से ये 1971-72 में बंगाल की जो रणजी टीम है उसका भी कैप्टन इनको बनाया गया था। यानी क्रिकेट में भी कैप्टन बन चुके हैं और फुटबॉल टीम में भी ये कैप्टन बन चुके हैं। तो बस दोस्तों ये तो था टॉप 10 आज के दिन का करंट अफेयर। कैसी लगी आपकी करंट अफेयर की वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन की। तो जैसा कि मैंने आपको कल आपसे पोल कराया था, कल आपसे वोटिंग कराई थी आप लोगों से और उसमें मैक्सिमम लोगों की यही मांग थी कि करंट अफेयर के साथ साथ ही जीके पढ़ाया जाए, जिससे हम लोग एक साथ ही एक ही वीडियो में रिवीजन भी करते चलें।
और बहुत अच्छी बात है और इसी वजह से, इसी पर्पज़ से मैंने इसे शुरू भी किया था, लेकिन बीच में कुछ कमेंट्स आ रहे थे, इस वजह से मैंने आप लोगों से राय लेनी चाहिए थी। तो अब हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके जीएस को भी पढ़ते चलेंगे। ओके, तो आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं गंगा के नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने जाना बहुत अच्छे से पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। सिंधु नदी के आसपास जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अब हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए वरना आप भूल जाओगे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए, भारत की नदियों में अगला पोर्शन हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र को। तो हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में जान लिया, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, गंगा की कौन कौन सहायक नदियाँ हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, सब कुछ जानेंगे। क्लियर? तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, और ऊपर है ये उत्तराखंड। तो गंगा नदी जो है ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर भारत या कहें या भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत में सबसे बड़ी नदियों में अंतर क्या होता है। 2525 किलोमीटर की ये लंबाई है गंगा नदी की। गंगा नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की श्रेणी में ही गंगोत्री से निकलती है गंगा। ठीक है, एक्चुअली में ये गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, तो ये उत्तराखंड से निकलती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट गंगा का है उत्तराखंड। लेकिन अब इसमें देखिए ध्यान से, अगर थोड़ा और डीपली अगर हम लोग जाएं तो दोस्तों उत्तराखंड में है देवप्रयाग। ठीक है, और देवप्रयाग में दो नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी? एक भागीरथी नदी और एक है अलकनंदा नदी। तो जब भागीरथी नदी का और अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में होता है संगम, उसके बाद से जो नदी बहती है उसे ही कहा जाता है गंगा, यानी कि तब उसका असली नाम पड़ता है गंगा। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यानी एक्चुअल में जो गंगा नदी है वो देवप्रयाग के बाद से शुरू होती है। क्लियर? देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इतना क्लियर होना चाहिए। अब गंगा नदी तंत्र में होता यह है कि गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं, जो भी नदियां गंगा नदी में मिलती हैं, वहां से निकलती हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, वो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे यमुना हो गया, सोन हो गया, गंडक हो गया, महानंदा हो गया, गोमती हो गया, ये सभी रिवर जो हैं ये गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और याद रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और गंगा नदी जो है दोस्तों ये उत्तराखंड से होकर के उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश में जा कर के ये सुंदरवन की डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये तो है गंगा नदी। तो टोटल इसकी लंबाई जैसे कि मैंने आपको बताया 2525 किलोमीटर की है। अब इसकी सहायक नदी जो है, यानी कि जो इसके पास में चलती है साथ साथ, उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, और भारत की किसी भी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी ही है। तो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है और गंगा नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी है भारत की। ये दो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। गंगा नदी भारत में बहुत ही पवित्र और बहुत ही पूजनीय मानी जाती है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका उल्लेख वेद पुराणों में भी मिलता है, शास्त्रों में भी मिलता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गंगा का जो भी मैदानी क्षेत्र है, यानी ये इतना ज़्यादा एरिया कवर करती है, उत्तराखंड हो गया, फिर इधर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश। तो इतने एरिया में ये सिंचाई से लेकर के वहाँ के पानी से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराती है। इस वजह से भी इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत ही पुराने समय से ही। ठीक है, आज हम लोग बड़े बड़े पॉइंट जानेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे। गंगा नदी के बारे में दोस्तों एक दो पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गंगा नदी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? एक तो कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से आकर मिलती हैं, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से बसे राज्य हैं या कौन कौन से बसे शहर हैं। सबसे ज़्यादा शहर पूछे जाते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे प्रयागराज हो गया यानी इलाहाबाद, जहाँ पर संगम होता है गंगा और यमुना का। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, देवप्रयाग में मैंने आपको बताया भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, उसके बाद गंगा नदी निकलती है। फिर यहाँ पर संगम जो है, प्रयागराज वाला जो संगम है, यहाँ पर यमुना नदी का और गंगा नदी का संगम होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो आगे निकलती है वो गंगा नदी होती है। फिर यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा, यानी बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बेसिक पॉइंट जानते हैं। कल की वीडियो में हम लोग गंगा नदी के बारे में जानेंगे डिटेल में, फिर यमुना नदी के बारे में जानेंगे। ये दो नदियों के बारे में आपको जानना जरूरी है कि दोनों नदियों के किनारे कौन कौन से बसे शहर हैं। ठीक है, गंगा और यमुना दोनों के बारे में।
तो गंगा नदी के बारे में कुछ और पॉइंट हम लोग कल की वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा। बस कुछ कुछ ही ध्यान रखते जाइए, कुछ कुछ से ही हम लोग बहुत कुछ जानकारी ले लेंगे। आपको पता है दोस्तों, लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एग्ज़ाम जो होने की संभावना है वो भी बढ़ती जा रही है। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा करके ही लेकिन पूरा क्लियर करते चलना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पढ़ने बैठो और सब पढ़ आओ फिर 4 दिन पढ़ो ना, तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो थोड़ा थोड़ा ही उठाओ, लेकिन जो उठाओ उसको डीपली पढ़ो, पूरा पढ़ो और अच्छे से कवर करो, ठीक है, जिससे दोबारा डाउट ना रह जाए उसमें। तो इसी वजह से आप लोग के रिवीजन के लिए ही ये प्रोसेस शुरू किया गया है। तो आई होप हमारी जो ये एक्स्ट्रा मेहनत है आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हो रही होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। और दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। मैं आपसे अगर कहता नहीं हूँ तो आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, जो कमी है वो बताओ, बेझिझक कमेंट करके बताओ, उसमें सुधार किया जाएगा। और लेकिन चैनल को शेयर ज़रूर किया करो। तो दोस्तों, ये है क्वेश्चंस ऑफ द डे। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कर डालिए। आप लोग डिटेल में कोशिश कीजिएगा आंसर करने का। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं पूजा चौधरी, रविशंकर, सुरभि गुप्ता, श्यामशेर कुमार, चंद्रकेतु कुमार, नरेंद्र मीना, शांति प्रिया, चरण सिंह, विक्की राज, मोबेरा खातून, साबिर आलम, गुरुदेव यादव, अवंतिका सिंह, दीपिका ज्योति पचौरी। और आप लोगों से बार बार मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग कोई शॉर्टकट मत अपनाया कीजिए नाम आने की वजह से, ठीक है। नाम आने के लिए शॉर्टकट अगर अपनाओगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ये नाम वाला सिस्टम शुरू करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।